नमस्कार। एक बार फिर अभिषेक तिवारी मेरे साथ। और आप सोच रहे होंगे कि आज अभिषेक तिवारी रवीश कुमार के मुद्दे पर कैसे साथ आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइटल से भी आप समझ रहे होंगे कि रवीश कुमार हमेशा हमारे चैनल पे कहीं ना कहीं बज में जरूर रहते हैं। हम अक्सर उन पर वीडियो भी बनाते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हम रवीश कुमार को ट्रोल करते हैं। हम रवीश कुमार को ट्रोल नहीं करते, हम उन्हें बड़ा बारीकी से फॉलो करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किस सोच की तरफ उनका जो अब रवैया है वो जा रहा है। अब इसमें सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है अभिषेक जी कि रवीश कुमार ने पहले तो भारत जोड़ो यात्रा की ब्रांडिंग शुरू कर दी थी। जैसे ही हम्म। उन्हें अडानी के टेक ओवर के बाद वहां से एग्जिट करना पड़ा एनडीटीवी से, तो उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज दिए, बीबीसी को भी दिया, अजीत अंजुम को दिया। और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब, भारत जोड़ो यात्रा को मीडिया उतनी तवज्जो नहीं दे रहा है जितनी दी जानी चाहिए। और मैं भी जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं मोदी समर्थक मेरा घेराव ना कर लें। लेकिन अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने उन्हें प्रोटेक्शन दिलवा दी है और वो हम्म। उनकी भारत जोड़ो यात्रा को हरियाणा में, पंजाब में कवर करने के लिए निकले हुए हैं। कुछ वीडियो भी उनके आ चुके हैं। तो जी आप जी। ये बताइए कि बिहार की राजनीति के संदर्भ में आप रवीश कुमार की इस कवरेज को और भारत जोड़ो यात्रा का जो उनका जुड़ाव है उसे किस हम्म। तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो हर्ष की बात के सभी दर्शकों को प्रणाम। जय श्री राम। हर्ष सर, एक बात है। रवीश कुमार को मैं भी काफी फॉलो करता हूँ। हमारे और आपके मेरे मोस्ट प्रॉब्ली 20-30% दर्शक तो सिमिलर होंगे। हाँ हाँ। मैं उनकी मिमिक बड़ी अच्छी करता हूँ और वो मैं हाँ उसके लिए हाँ। जाना जाता हूँ। हम्म। देखिए, रवीश कुमार गजब का आदमी है। आपको अजीत अंजुम वाली तो एपिसोड याद होगी, हम्म। जिसमें वो कह रहे हैं बहुत अद्भुत काम हो रहा है। हाँ 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 हाँ। जिसमें अद्भुत काम में भारत जोड़ो यात्रा मीडिया उतनी कवरेज नहीं दे रही है। मतलब मीडिया हाँ क्या कवरेज दे। हाँ। मीडिया ने सवाल पूछा राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी ने कहा राहुल गांधी यही नहीं, राहुल गांधी तो मर गया, आप जो देख रहे हैं वो राहुल गांधी नहीं है जी, वो कोई और है। तो हर सर, इस आईक्यू लेवल के बच्चे का, जो कि 65 बरस का, 56 बरस का सॉरी हो गया है, हम्म। और उसका बचपना ये कहता है कि विदुर और धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर और जीएसटी पे पहुंचा है। जो कि उसका बचपना कहता है कि पांडवों ने सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के लड़ाई लड़ी हो। हम्म। तो अद्भुत चीज तो हो रही है। अगर इस तरह की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं खुले मन से, तो रवि सही है, अद्भुत ही है। क्योंकि आज हमको दिव्य ज्ञान हुआ कि भाई महाभारत युग में भी सनातन के अलावे कोई धर्म था। तो ये दिव्य हाँ ज्ञान आपके भी दर्शकों को बधाई हो। अब आते हाँ। हैं रवीश पे। मन में सर दबी हुई इच्छा है जैसे नीतीश कुमार की कि पीएम बने, वैसे ही राहुल गांधी के साथ जो है एक इच्छा है रवीश की हम्म। कि मैं सांसद बनूं और मोदी से सवाल करूं, तब तो मुझसे वो नहीं बच सकते। और ये कहानी शुरू होती है जब रवीश को मैग्सेसे अवार्ड प्रणव जेम्स रॉय ने दिलवाया था। मैं पहले ही आपके दर्शकों को एक बार फिर से पूरा नाम बोलने का कारण बता दूं। मैं हम्म। प्रणव जेम्स रॉय इसलिए कहता हूं, लोगों को पता चले कि वो ईसाई है, ऐसे हम्म। कांग्रेसी नहीं है। और सोनिया गांधी भी ईसाई है। लिंक आप लोग क्या कहते हैं, अमित शाह जी, वो क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी। समझिएगा। हाँ, क्रोनोलॉजी समझिए। रवीश कुमार भी कहते हैं ऐसे टिपिकल माइक अंदाज में। तो हम्म। आप लोग क्रोनोलॉजी समझिएगा, तो आप भी क्रोनोलॉजी समझिए। एक मन में दबी हुई इच्छा थी कि मुझे मैग्सेसे अवार्ड मिलने के बाद कम से कम मोदी जी इंटरव्यू देंगे। लेकिन हम्म। नरेंद्र मोदी ने मुझे इतना अपमानित किया कि अक्षय को तो इंटरव्यू दिया और मुझे बताया कि तुम्हारी हैसियत अक्षय कुमार की भी हैसियत के बराबर नहीं है। इस अपमान का बदला लेने के लिए मैं लगातार उनको अपने मंचों से बताता था। मंच मेरा मतलब एनडीटीवी का ऑफिस, वही एकमात्र मंच था जो कि अडानी ने छीन लिया है। तो ये जो है हर्ष सर, अडानी ने छीन लिया। अडानी इसीलिए पैदा ही हुए थे कि रवीश कुमार से उनका एनडीटीवी छीन सके। इस तरह की बातें मन में है। कुंठित आदमी है और इस कुंठा में अब वो इस स्तर तक पहुंच गया कि काश अगर मैं किशनगंज से चुनाव लड़ूं। आपके दर्शकों को मैं आगे रिवील करूंगा कि मैं किशनगंज ही क्यों बोल रहा हूं। तो मैं निश्चित रूप से सांसद बनूंगा, और एक बार मैं सांसद बन गया तब नरेंद्र मोदी से संसद भवन में सवाल पूछूंगा। और ये बात उसने बीबीसी में अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में भी स्वीकार किया। हम्म। मैं किसी और चैनल पे था, मैं नाम नहीं लूंगा,
उस पे मैंने आज से 1.5 साल पहले कहा था कि रवीश कुमार लगातार इस जतन में है कि वो किशनगंज से चुनाव लड़ सके। अब आगे हम बताएंगे आपको आपके सवालों के हिसाब से कि क्यों किशनगंज ही क्या है। जी अच्छा, तो रवीश कुमार वैसे तो मेरे ख्याल में मोतिहारी से बिलोंग जी करते जी हैं वहां से, जी और जी पूरा उनका नाम रवीश कुमार पांडे है, जैसे मेरे जी दिल्ली के मित्र बताते हैं मुझे। जी जी तो हमें थोड़ा सा इनका ये बताइए, कुछ लोगों ने, मेरे मित्र हैं बहुत सारे बिहार के, तो एक रंजन जी हैं, वो जी मेरे साथ काम भी किया है उन्होंने, दैनिक जागरण में भी रहे हैं वो। जी रंजन तो झा वो सर। कहते हैं कि इनका जो है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इनकी फैमिली के लोग तो बिल्कुल। कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं। कुछ इनके बारे में बताइए, वहाँ रवीश कुमार की फैमिली के बारे में। रवीश कुमार के जो बड़े भैया हैं वो बलात्कार के अक्यूज हैं अभी। वो हम्म। कांग्रेस से एमएलए रहे हैं। 2015 में जो इनकी चुनाव थी तो उसमें वो जीते थे। महागठबंधन वाली जो बनी थी। महागठबंधन में, लेकिन 2020 में उनके भाई को जो है बिहार की जनता ने कहा तुम रेप अक्यूज्ड हो। भले उस पे पूरा एनडीटीवी को कवरेज, एनडीटीवी ने कवरेज नहीं दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अपना ही भाई बलात्कारी निकले तो कवरेज किया जाता है। तो हम्म। रवीश कुमार ठीक है, वो पांडे जी हैं भूमिहार जाति से, सवर्ण जाति से। मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, जो हम्म। हाथरस केस था तो उस वक्त उन्होंने एक एपिसोड करते हुए कहा था कि अ, आप ये समझिए कि किस मानसिकता के वो लोग होंगे, क्या ये सवर्ण होने का दंभ था। तो वो सवर्ण हम्म। वाला दंभ जो है रवीश कुमार के अंदर हो ना हो, उनके बड़े भाई के अंदर जरूर नजर आता है, क्योंकि उन्होंने भी, जिनके ऊपर वो इल्जाम है मोलेस्ट करने हम्म। का और रेप करने का, वो एक दलित लड़की ने ही लगाया है, किसी सवर्ण अच्छा, बच्ची ने नहीं लगाया। इसीलिए मैंने इसको स्पेसिफिक हाथरस से कनेक्ट क्या किया है। नाम है इनके भाई का, जो विधायक इनके रहे? भाई इनके भाई का नाम शायद अजीत कुमार पांडे है। मैं श्योर अच्छा। नहीं हूं अभी, चूंकि हम लोग लाइव हैं तो नाम थोड़ा सा भूल अच्छा। रहा हूँ। इतने बड़े हम्म। हस्ती नहीं है चूंकि बिहार के। वो रवीश कुमार के भाई नहीं होते तो शायद कांग्रेस उतना प्रेफर भी नहीं करती, लेकिन तो ठीक है। क्या उन्हें टिकट दिलवाने में रवीश कुमार का हाथ था, या उनकी अपनी भी कोई पहचान है वहां पे? अब पिछले कह सकते हैं 2010 के बाद तो रेगुलर उनकी पहचान रही है। ऐसा नहीं है कि वो, उनकी बहन पे भी करप्शन के चार्जेस हैं। रवीश कुमार की जो बहन है हाँ हाँ। उनके ऊपर बिहार सरकार ने करप्शन के चार्जेस लगाए थे। ये बात और है कि एक बार फिर से एनडीटीवी ने इस न्यूज को गोल कर दिया। तो वो ये क्या जो करती है, उनकी बहन के ऊपर क्यों लगे थे चार्जेस, वो क्यों, कहाँ से जुड़ी हुई है? सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी अच्छा। अच्छा में। जी। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो ये उनका बैकग्राउंड है, कितना ईमानदार है, हम्म। सत्यनिष्ठ है। हम्म। और मोतिहारी सर एक ऐसा बेल्ट है, वहां पे भूमिहार हैं। हम्म। अब बड़ा मुश्किल होगा मोतिहारी से चुनाव जीतना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। वो बीजेपी का बेल्ट है, गढ़ है। हम्म। जब लालू यादव अपने ओज में थे तब भी मोतिहारी जो है लगातार अच्छा बीजेपी के लिए रहा है। हम्म। मोतिहारी, सिवान थोड़ा मुश्किल रहेगा, गोपालगंज। तो हम्म। इस बेल्ट में, भोजपुरी बेल्ट से वो नहीं लड़ेंगे। आरा से इसलिए नहीं लड़ेंगे कि वहां के उन्होंने एक सांसद। भोजपुरी चैनल भी बनाया है अपना, बता दूं मैं आपको। आपकी जी बातों जी। से, आपकी बातों को की पुष्टि हो रही है इस बात से। कि वो मतलब बिहार में भी अपना एक बेस बना रहे हैं अलग से, भोजपुरी भाषा के माध्यम से। हाँ, वो वही वही वो कनेक्ट होने वाली बात है। हाँ हाँ। आरा से इसलिए भी नहीं लड़ सकते भोजपुर जिला से, क्योंकि वहाँ के सांसद जो हैं हम्म। आर के सिंह है। उन्होंने बहुत काम किया है, इतना काम किया है कि बड़ा मुश्किल है उनको हराना किसी भी संगठन या किसी भी बड़े व्यक्तित्व के लिए। वहां से कोई भी चुनाव लड़ जाए तो आर के सिंह को हराना मुश्किल है। तो हम्म। मोतिहारी जीत नहीं सकते, सिवान जीत नहीं सकते, गोपालगंज जीतना मुश्किल है, आरा जीतना मुश्किल है। अब आते हैं एक और भोजपुर बेल्ट, बक्सर। हम्म। बक्सर से जो है पहले लालमुनि चौबे लड़ते थे, उसके बाद वहां से शिफ्ट होकर के एक और चौबे जी आए, वो अभी मंत्री हैं, भागलपुर से थे। हम्म। तो वहां वो भी बीजेपी का गढ़ है, क्योंकि वहां पे बक्सर को मिनी काशी भी कहा जाता है, आप तो जानते होंगे सर, पूर्वांचल में। बक्सर हम्म। को मिनी काशी क्योंकि वहां पे बड़ा तबका हिंदुओं का है जो पार्थिव शरीर को जो है वहीं पे दाह संस्कार कराता है। हम्म। तो ये पांचों भोजपुर बेल्ट जो है, जो लोकसभा की सीटें हैं, ये मुश्किल है रवीश के लिए। हम्म। 2024 में 14 में सॉरी 2014 के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन, एनडीए का प्रदर्शन इतना खतरनाक था कि सीमांचल छोड़ करके हम्म। बीजेपी 31 की 31 सीटें जीत गई थी। हम्म। मतलब एनडीए लोजपा हम्म। के साथ 3 हम्म। उसमें आरएलएसपी जीती थी, 7 जो है उपेंद्र वो। कुशवाहा साथ थे जब। हाँ हाँ हम्म। हाँ,
3 आरएलएसपी जीती थी और 7 सीटें लोजपा जीती थी, 21 पे बीजेपी। तो ये 31 सीटें जीती थी। अभी थोड़े से हालात मुश्किल है, तो कुछ सीट इधर इधर उधर हो सकती है, लेकिन सीमांचल के अलावा बीजेपी हर जगह बड़ी स्ट्रेंथ के साथ चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिछला एपिसोड हमने आपके साथ किया था, आपके दर्शकों को एक बात बता दूं, एक नया डेवलपमेंट जो हुआ है। मैंने बोला था कि उपेंद्र कुशवाहा छोड़ने की तैयारी में है। उपेंद्र कुशवाहा को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने स्टेटमेंट दिया कि उन्हें हम डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं। अब ये एक और कलह का कारण बनेगा। मैं आपसे पूछने वाला था कि 2 डिप्टी सीएम की चर्चाएं हैं बिहार में। अब ये एक और कलह का कारण बनेगा, क्योंकि फिर से नीतीश कुमार ने जो है ब्रीच किया है आरजेडी को। आरजेडी को ये तो नहीं कहा गया था गठबंधन करते समय कि 2 डिप्टी सीएम होंगे और तेजस्वी यादव की हैसियत लगातार कम की जाएगी। आप समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कितने महत्वपूर्ण हैं इस वक्त जदयू के लिए, उनको बनाए रखना। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा को बनाइएगा तो ललन सिंह नाराज हो जाएंगे। बैलेंस बहुत जो नीतीश कुमार चल रहे थे करके, वो बैलेंस बहुत तेजी से बिहार में बिगड़ रहा है, तो उसके समीकरण बड़े रोचक हो गए। इसीलिए रवीश कुमार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक अच्छा, आपने रवीश कुमार के बारे में शुरू में ये कहा, मैं आपको टोक रहा हूँ, किशनगंज से लड़ेंगे, शायद आपने ये बात कही। तो आप जो ये सीटें बता रहे हैं कि यहां से नहीं लड़ सकते, अमुक सीट से नहीं लड़ सकते, अमुक से नहीं लड़ सकते, तो आप ये रवीश कुमार के वजूद के हिसाब से बता रहे हैं या वहां कांग्रेस की औकात बता रहे हैं आप? मैं कांग्रेस की औकात बता रहा हूं। अच्छा अच्छा। एक सीट हो सकता है अगर आरजेडी मान जाए तो, जहां पे फाइट रवीश कुमार कर सकते हैं, वो है बेगूसराय की सीट। वहां से भूमिहार के बिहार के सबसे बड़े नेता गिरिराज दा जीतते हैं और इस बार भी जीता, बड़ी थंपिंग जीती है। कन्हैया 4.5 लाख वोट से हराया था कन्हैया कुमार को। तो ये भी श्योर शॉर्ट सीट नहीं है, लेकिन भूमिहार है रवीश कुमार। अगर वो भूमिहार वोट काट पाए तो बड़ा मुश्किल होगा ना कि गिरिराज दा के आगे भूमिहार वोट काट के भी ले जाना, क्योंकि भूमिहार की राजनीति का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। वो भूमिहार नेता ऐसा चाहता है जो भूमिहारों की सुनता हो उस बेल्ट में और उस बेल्ट से बिलोंग करता हो। ये 2 कारण है। तो बेगूसराय भी मुझे लगता है कि रवीश कुमार नहीं जाएंगे, जहां संशय होगा, क्योंकि चुनाव लड़ो और हार जाओ तो फिर और फजीहत होगी कि कुछ भी ना मिला बिहार में। लेकिन रवीश कुमार के बारे में लोग पूछते हैं, कुछ लोगों ने अभी हालिया इंटरव्यू में भी पूछा है, तो उन्होंने इस बात को हंस के टाल दिया। और उनसे अजीत अंजुम ने उनके एक परिवार के बारे में सवाल किया था, वो मैं शुरू में भी आपसे पूछना चाह रहा था। तो उन्होंने ये पूछा था कि जिस तरह की सोच आपकी है कि साहब मोदी के एंटी मोदी एक सोच रखते हैं और दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, ये सब बातें कहते हैं, तो आपको परिवार से भी सपोर्ट मिलती है या नहीं? तो रवीश कुमार ने इसका जवाब ये दिया था कि हाँ, परिवार के लोग भी मेरी सोच के ही हैं। नहीं, परिवार के लोग तो मैंने बताया कि उनका बड़ा भाई खुद कांग्रेसी है, कांग्रेसी विधायक रहा है। आप तो यही चीजें तो सब जोड़ रही हैं एक दूसरे को, कि आपकी बात भी पुष्ट हो जा रही है कि वो चुनाव लड़ने के खुद भी इच्छुक हैं। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इच्छुक है। मैंने कहा ना कि वो दबा हुआ मन में एक है कि मैं मैग्सेसे अवार्ड जीता और फिर भी मुझे पीएम ने इंटरव्यू नहीं दिया। अर्नब गोस्वामी को दिया, सुधीर चौधरी को दिया, पुण्य प्रसून वाजपेयी को, सॉरी पुण्य प्रसून वाजपेयी कह रहा हूं, वो कौन है लिरिसिस्ट? प्रसून जोशी। हाँ, प्रसून जोशी को इंटरव्यू दिया, और तो और अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया। क्या मुझे अक्षय कुमार के लायक भी नरेंद्र मोदी नहीं समझते? इतना मुझे ट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो क्लैश है ईगो का, उसको रवीश कुमार ने बहुत सीरियसली ले लिया। दूसरी बात, रवीश कुमार स्वयं को बहुत सीरियसली लेते हैं। उनको लगता है कि उनके वजह से ब्रह्मांड की संरचना हुई। 1000 करोड़ रुपए अडानी उन्हीं के लिए खर्च किए हैं। हाँ, स्वयं मुझे लगता है कभी कभी वो रवीश कुमार बोला नहीं है, लेकिन बोल देगा तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना कि मैं तो स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षित हुआ हूं और मुझे पता था कि कैसे लड़ाई लड़ना है। तो ये भी हो सकता है। लेकिन ट्रोलिंग अपार्ट, लेकिन रवीश कुमार की कुंठा जो है अब वो दिखने लगी है। ये बात उन्होंने बीबीसी के इंटरव्यू में स्वीकार की अपनी। उन्होंने कहा कि आपने अपने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं और उसमें आपने अपने आप को इतना महत्व दे दिया कि साहब मेरी वजह से एनडीटीवी को खरीदा गया है, ये सब हुआ है। तो उन्होंने कहा है उसमें कि मैं आवेश में आके ऐसा कह गया, कुछ बातें मैं गुस्से में आके कह गया।
सर मैं अपने बारे में कुछ अब बताता हूँ। मैंने रवीश कुमार को, चूंकि बंगाल वायलेंस मैंने बहुत क्लोजली कवर किया, हमारी टीम ने लगभग अभी भी हमारे कई पीआईएल कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रहे हैं। मैंने रवीश कुमार को व्हाट्सएप किया था, उसके पहले उसने मुझे कभी ब्लॉक नहीं किया था। वो जानता है कि मैं उसे उसकी मिमिक करता हूँ, ट्रोलिंग करता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे कई वीडियोस रवीश कुमार के ऊपर लाखों में गए हैं। हाँ। मैंने कहा था कि ऐसी भी क्या दलाली रवीश कुमार के बंगाल में दलित हिंदुओं के ऊपर सिर्फ इसलिए रेप हो रहा है क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट किया था। ये किस सभ्य डेमोक्रेसी में होता है, जरा मुझे बताओ। और अगर इस डेमोक्रेसी के खिलाफ तुम एपिसोड नहीं बनाते हो तो क्या तुम बायस नहीं कह जाओगे? उन्होंने देखा उस मैसेज को, बंगाल उसके चुनाव के बाद एकदम बाद जो हिंसा हुई थी उसकी बात कर रहे हैं? जी 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 जी। जी, उन्होंने उस व्हाट्सएप को देखा और उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये असहिष्णुता इसको बोलते हैं सर, कि आप हम्म। उस सच से भागते हैं, उस सत्य को आप फेस नहीं कर सकते। मैं भी बिहारी हूं और मेरा ये मानना है कि जो बंगाल में हुआ वो विभत्स था। दुनिया में किसी भी डेमोक्रेसी, अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं और सिर्फ आपको इसलिए मार दिया जाए क्योंकि आपने किसी और विचारधारा को वोट किया, तो फिर बची कहां डेमोक्रेसी? हाँ, वो तो बिल्कुल सही है। और उससे बंगाल में तो उससे निचला स्तर कुछ नहीं हो सकता। और तो फिर इन पत्रकारों से पूछना चाहिए ना, अजीत अंजुम हो गए, बीबीसी हो गए, या फिर खुद रवीश कुमार हो गए, कि आपने बंगाल को कवर क्यों नहीं किया? और एक दो दिन चलता तो ठीक था, ये पूरे एक हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन तक चला है। सही बात है। वहां तो सेंट्रल मिनिस्टर गए, उन पे पथराव हो गया, उन्हें भगा दिया गया, पता नहीं क्या क्या हुआ था वहां पे। वहां तो मैं वही कह रहा हूं, मुकुल रॉय को वापस तृणमूल कांग्रेस अपने और अपने बेटे को बचाने के लिए ज्वाइन करना पड़ा। हाँ, सही बात है। बाबुल बहुत सारे सुप्रियो को विधायक ज्वाइन जो है करना वो पड़ा। इसलिए टीएमसी में वापस चले गए कि वो उन्हें लगा कि अब 5 साल हम यहाँ जिंदा नहीं बच पाएंगे, सर्वाइवल का मामला हो गया था वहां तो आप तय मान रहे हैं कि रवीश कुमार जो है अपने अब लोकसभा 2024 में ही मान रहे हैं कि आप चुनाव लड़ने की वो तैयारी में हैं? और एक वीडियो उनका छोटा सा आया भी है जो उन्होंने अपना प्रोमो बनाया था अभी भारत जोड़ो यात्रा को जब वो कवर कर रहे थे। उसमें वो बहुत थोड़ा सा ब्लर है, आप उसे गौर से देखिएगा। मुझे मिला था, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा कि ठीक। उन्होंने राहुल गांधी से हाथ मिलाया है जाके वहां चलते हुए। वो सीन उसके ट्रेलर में वो बार बार दिखा रहे हैं। तो देखते हैं राहुल गांधी उन्हें टिकट देते हैं या नहीं। और कोई बिहार के बारे में अपडेट हो तो बताइए। नहीं नहीं, राहुल गांधी टिकट तो जरूर दे देंगे। उसका एक और कारण है, क्योंकि रवीश कुमार ही समझा सकते हैं कि किस प्रकार से विदुर नीति की वजह से महाभारत युग में जो है वो जीएसटी लागू नहीं हो सका। हाँ, वो उसके ये लिए बहुत रिसर्च कर भी लेंगे। हाँ, वो रिसर्च कर लेंगे, उसमें वो हम्म, पारंगत है। मुझे याद है हम्म, हम्म, 2015 का एक एपिसोड, एक नहीं 4 एपिसोड था। उसके हम्म, हाथ में, मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वो लाल माइक नहीं है। बड़ा गजब का परिवर्तन आता है लाल माइक, लाल मतलब क्रांति, वो क्रांति होती है लेफ्टिस्ट की क्रांति, और जहां पे बंदूक से गोली निकले बिना न्याय नहीं होता, वहां पे हम्म, रवीश कुमार आते हैं और लाल माइक हाथों में लेते हैं और इस प्रकार से कुछ बोलते हैं। हम्म, नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो क्या अब इस देश में जाति और धर्म के हिसाब से देखा जाएगा कि किसको शरणार्थी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? इन रोहिंग्या मुसलमानों की तस्वीरों को देखिए। 4 एपिसोड लगातार उन्होंने किया था। चौथे एपिसोड में उन्होंने कहा, मैं उसी के टोन में बोल रहा हूं, कि आप इन रोहिंग्या मुसलमानों को देखिए, इनकी विडंबना को समझिए। क्या एक ऐसे भारत में जहां पे अतिथि देवो भव की बात होती है, वहां पे हम सिर्फ इसलिए उनको स्वीकार नहीं करेंगे कि क्या वो मुसलमान है? तो मैंने उस पर काउंटर क्वेश्चन पूछा था कि रवीश जी, क्या आप इस बात की गारंटी लेंगे कि रोहिंग्या यहां पे बस करके उत्पात नहीं करेंगे, आतंकी घटनाओं में संलिप्त नहीं होंगे, फेक आधार कार्ड, फेक राशन कार्ड और इस देश के फेक जो है वो नागरिक बन के इस देश की सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे? हालांकि मेरे सारे डर सही हुए। जो मैंने कहा वो तमाम चीजें मीडिया में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हो गया, मगर रोहिंग्या आश्चर्यजनक रूप से उनकी बस्तियों पे बस्तियां बसती गई। तो इस देश दिल्ली में की तो सारा क्राइम जो करते हैं वो रोहिंग्या करते हैं। इधर तो निजामुद्दीन स्टेशन के आसपास इनकी बस्तियां हैं। रात में हमारे ऑफिस के एक लड़के को चाकू मार के उससे उसकी बाइक वाइक वो सब छीन ली थी इन लोगों ने।
तो चलिए आपके चैनल से आज मैं रवीश से फिर से सवाल पूछ देता हूं। तो रवीश जी, क्या आप उन 4 एपिसोड की वजह से आप ये जिम्मेदारी लेंगे कि इस देश में रोहिंग्या जिस प्रकार की घटनाएं करते हैं उसके उत्तरदायी आप हैं? और अगर आप हैं तो आपसे भी सवाल पॉलिटिकली क्यों ना पूछा जाए? भागिएगा मत, कम से कम मेरे चैनल पे नहीं तो हर्ष सर के चैनल पे उत्तर जरूर दे दीजिएगा। दर्शक चाहे तो हर्ष सर के इस वीडियो को टैग कर दीजिएगा रवीश जी पे। जी सर। हाँ, बिहार के बारे में आपने पूछा, वो मिस कर गया। मैं भी रवीश को लेके थोड़ा सा आवेश में आ ही जाता हूँ, क्या करें, विडंबना है सर। तो अभी डेवलपमेंट नहीं ये है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से महागठबंधन को ब्रीच किया है, आरजेडी को ब्रीच किया है और कहा है उपेंद्र कुशवाहा नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात चल रही है। अब अगर ये है तो ललन सिंह जो लगातार इतने दिनों से नीतीश कुमार के पांव दबा रहा था, कह रहा था मालिक हुजूर आपसे बड़ा चीफ मिनिस्टर, आपसे बड़ा सत्यनिष्ठ आदमी, आप तो पीएम मटेरियल है, जो पूरा चढ़ाया चने के झाड़ पे, वो क्या होगा? और क्या आरजेडी स्वीकार करेगी? बड़ी बात तो ये है, क्या तेज प्रताप यादव, जिसको यूं ही कोई मंत्रालय दे दिया गया, बगावत नहीं होगा और आरजेडी के घर में बगावत हो जाए, क्या ये लालू यादव को मंजूर होगा नीतीश कुमार जो कर रहे हैं? तो बिहार में अभी बहुत कुछ होना है। मुझे लगता है कि 2024 तक बिहार को देखना पड़ेगा लगातार, क्योंकि बिहार 2024 की धुरी बनने वाला है। एक बार फिर से बिहार की पॉलिटिक्स बहुत कुछ बदलने वाली है। चलिए अगले वीडियो के लिए रख लेते हैं इस सब मैटर को। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।